हेलो दोस्तों, मैं हूँ एग्ज़ाम रक्षक और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक 50 डेज़ 50 टॉपिक सीरीज़। ये 50 डेज़ 50 टॉपिक सीरीज़ जो है, ये मैंने एसएससी 2025 यानी कि जो हमारा सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उसके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ जो है वो बनाई है। और इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो एसएससी ने लास्ट 10 इयर्स के अंदर पूछे हैं। यानी कि लास्ट 10 इयर्स के अंदर जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हमारा जो पहला लेक्चर है, वो है फंडामेंटल राइट्स और इसकी बात मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा ब्रीफ दे देता हूँ कि हमारा ये जो कोर्स है, ये किस तरीके से होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका एक रिज़ल्ट आपको बता देता हूँ कि भई इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और ये 100% आपको बेनिफिट होगा अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहते हैं। अगर आप इसको पूरे होलिस्टिक तरीके से, पूरे बढ़िया तरीके से फ़ॉलो करते हैं, तो आप अपने एग्ज़ाम में 30 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाएँगे। और ये मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ बात, ये एकदम टेस्ट एंड ट्राइड मेथड है और आप एक बार आप इसको जो है वो ट्राई करके देखिए। आपका रिवीज़न भी बहुत अच्छे तरीके से होगा और आप जो है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ग्रैस्प भी कर पाएँगे। सिर्फ़ एसएससी के बच्चे ही नहीं, इसमें रेलवे या फिर अदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें भी ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, आप उनके एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए भी इनको देख सकते हो क्योंकि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। अब आप धीरे-धीरे इस चीज़ों को आगे देखेंगे, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा मैं। मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ कि मैंने ये सीरीज़ जो है वो क्यों शुरू की है और क्या इसका ऑब्जेक्टिव और क्या-क्या चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये सीरीज़ जो है वो शुरू क्यों की है? तो देखिए, हमारे पास जीके को लेकर के एक फ़ियर होता है, एक बहुत ही डर सा माहौल होता है कि जिसमें जीके को लेकर के लगता है कि भाई ये पूरी अनप्रेडिक्टेबल है कि भाई इसमें हमें पता ही नहीं है कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होती है। चीज़ें जो हैं वो प्रेडिक्टेबल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नॉलेज स्पैन से बाहर होती हैं या हमारी तैयारी से बाहर होती हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल का सबब जो है वो बन सकती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी चीज़ों को ही अनप्रेडिक्टेबल घोषित कर दें। तो हम चीज़ों को देखेंगे और देखेंगे कैसे पीवाईक्यू सीरीज़ से। ये आपकी पूरी एक पीवाईक्यू सीरीज़ होने वाली है। इसमें हम सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ को स्टडी करेंगे और मैंने इन पीवाईक्यूज़ को इस तरीके से अरेंज किया है कि आपका पूरा चैप्टर जो है, यानी जिस टॉपिक के पीवाईक्यूज़ हम करेंगे, टॉपिक वाइज़ ये सारे पीवाईक्यूज़ होने वाले हैं और जिस भी टॉपिक के हम पीवाईक्यूज़ करेंगे, ये उस टॉपिक को आप पूरी तरीके से ये मान लीजिए हम पूरा कवर करेंगे। वो पूरा टॉपिक जो है हमारा अच्छी तरीके से कवर होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आपका रिवीजन साथ में आपके पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस, दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत बढ़िया तरीके से होने वाली है, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये कि हम 50 टॉपिक्स यहाँ पर लेने वाले हैं और ये 50 टॉपिक्स जो है वो आपकी कंप्लीट जीके यानी कि सारी जो सब्जेक्ट्स आपकी जीके की होती हैं, उन सब में ये काम आने वाला है। सबसे पहले हम पॉलिटी की बात करेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों की बात करेंगे। फिर ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, जिसमें वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी की हम बात करेंगे। उसके बाद इकोनॉमी, उसके बाद साइंस, साइंस के अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की बात करेंगे। उसके बाद हम स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का एक कंबाइंड जो है स्टडी करेंगे क्योंकि स्टैटिक जीके और जो आपका करंट अफेयर्स है, इसमें करंट से रिलेटेड चीज़ें ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। कुछ आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट होता है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें जो हैं वो पीवाईक्यू पे बेस्ड होने वाली हैं। देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं कि हमें कौन-सी टेस्ट सीरीज़ फ़ॉलो करनी चाहिए या किस तरीके के टेस्ट हमें लगाने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अभी बता रहा हूँ, आपको किसी भी टेस्ट सीरीज़ को फ़ॉलो करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके लिए सरकार ने फ्री में टेस्ट सीरीज़ दी हुई है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को भी बहुत अच्छे तरीके से अगर फ़ॉलो करते हो, तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो और कोई टेस्ट सीरीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सबने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि टेस्ट सीरीज़ जो होती हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सभी कर देते हैं बहुत आसानी से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जानबूझ करके इतने डिफ़िकल्ट बना दिए जाते हैं, जिसका एग्ज़ाम से कोई लेना-देना होता ही नहीं है। और एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये आपको पीवाईक्यू ही बता सकते हैं। तो मैंने उसी चीज़ को ध्यान में रख कर के आपके लिए ये सीरीज़ शुरू की है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लूँगा। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ, फिर हम सीधा क्वेश्चन पे आएँगे। पहली बात तो ये कि ये सीरीज़ जो है, ये रेगुलर होने वाली है, तो आपको रेगुलर मेरे साथ बने रहना है क्योंकि आपकी फ़ीस बस यही है कि आप अपना 100% मेरे साथ देंगे, मैं अपना 200% आपके साथ दूँगा। आपको अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी है। जो भी आप बताया जाएगा, उसको आप खुद से अपने हाथ से नोट्स बनाएँगे, लिखेंगे, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। देखिए, वैसे तो मैं यहाँ पे यूज़ की हुई सारी पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा और ये सजेस्ट भी करूँगा आपको कि भई आप जो है अपने हाथ से नोट्स बनाएँ।
जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो उन चीज़ों को अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये जो सेशन होगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होने वाला है, तो किसी को भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको कवर किया है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और आप लोगों को हर क्वेश्चन का जवाब जो है वो खुद से करने की कोशिश करनी है। मैं उसको बताऊँगा, लेकिन आपको खुद को भी ट्राई करना है और एंड में कंपल्सरीली आपको अपने मार्क्स जो है वो आपको लिखने हैं किसमें? कमेंट्स के अंदर। क्यों लिखने हैं? देखिए उससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो आपकी एक्टिवनेस दिखेगी, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। अगर आप ज़्यादातर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो मतलब आपकी तैयारी ठीक है, अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, हम धीरे-धीरे तैयारी कर लेंगे, ठीक है? तो अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, वो ये कहता है कि भई हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वर प्रोवाइडेड ओरिजिनली बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950। भारतीय संविधान द्वारा 1950 में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो यहाँ पर बात की गई है किसकी? मूल रूप से जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उनकी बात की गई है। तो अब देखिए, वर्तमान में हमें पता है करंटली जो है 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि भई शुरुआत में यानी कि मूल संविधान हमारा जो था, उसमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, वो होगा 7। 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। 7 मौलिक अधिकार कौन-कौन से थे? तो देखो, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है, वो है राइट टू इक्वालिटी यानी कि समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। इसके बाद दूसरा जो है, वो है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा जो आपका अधिकार है, वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, और ये आपका है आर्टिकल 23-24। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो आपका मौलिक अधिकार है, वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये 25 से लेकर 28 तक है। इसके अलावा आपका है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल और एजुकेशनल का मतलब क्या है? आपका सांस्कृतिक और आपका शैक्षणिक अधिकार। ये है आर्टिकल 29 और 30 के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर एक मौलिक अधिकार जो हमारा था, वो मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? आपकी जो संपत्ति का अधिकार है, वो भी इसमें शामिल था, और ये जो संपत्ति का अधिकार है, ये वर्तमान में शामिल नहीं है। तो वर्तमान में क्या है? इसकी स्थिति ये है कि भई इसे हटा दिया गया। कब हटाया गया? इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा क्या बना दिया? एक लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट का मतलब होता है कानूनी अधिकार। क्या बना दिया इसे? कानूनी अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार ना होकर के क्या है? ये एक कानूनी अधिकार है, जिसको आर्टिकल 300 ए में रखा गया है। आर्टिकल कौन-सा है हमारा? 300 ए। आर्टिकल 300 ए में इसे रख दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, अब ये कानूनी अधिकार है। तो ये हमारा छठा मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। छठा मौलिक अधिकार कौन-सा है? वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों से अधिकार। संवैधानिक उपचारों से अधिकार, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 32 के अंदर है। और ये आर्टिकल 32 जो है, यही आपको बताता है कि भाई आप किस प्रकार से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन
आपको ये ध्यान रखना है कि भाई हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार संविधान के पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंदर हैं और इसके जो आर्टिकल हैं वो 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल इसके बताए गए हैं, जिसमें ये हमारे 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है? तो क्लियर है? तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सिएबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनफोर्सिएबल बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है कि भाई किस चीज को भारतीय संविधान द्वारा जो है वो न्यायोचित या फिर हम ये कह सकते हैं कि वाद योग्य बनाया गया है या फिर उसे जो है वो संरक्षित किया जा सकता है। तो इनमें से कौन-सी एक चीज़ है जो न्याय संगत है या फिर प्रवर्तनीय है या एनफोर्सिएबल है? तो देखिए, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हमारी जो प्रस्तावना है, वो एनफोर्सिएबल नहीं होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी नहीं होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नहीं होती। लेकिन जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, वो क्या होते हैं? एनफोर्सिएबल होते हैं। एनफोर्सिएबल का मतलब कि इन्हें न्यायालयों द्वारा बरकरार रखा जा सकता है और संरक्षित भी किया जा सकता है। दे कैन बी अपहेल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई कोर्ट में इन्हें अपहेल्ड एंड प्रोटेक्ट यानी कि इन्हें बरकरार भी रख सकते हैं और संरक्षित भी कर सकते हैं। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि भाई ये जस्टिसिएबल होते हैं। जस्टिसिएबल का मतलब क्या होता है? न्याय संगत। न्याय संगत का मतलब ये है कि भाई आप जो है इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है? आपको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने की पावर है और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट से कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं जिन्हें कहा जाता है रिट्स। जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ये जो रिट होती है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 में जारी की जाती है और ये रिट जो है ये हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट के द्वारा ये रिट आर्टिकल 226 के द्वारा जारी की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है और यहाँ पर आप एक चीज़ ये भी ध्यान रख सकते हो कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था तेज बहादुर सप्रू कमेटी। ये 1945 के अंदर ये कमेटी बनाई गई, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। ये अधिकारों को जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल 2 भागों में यानी कि एक तो वाद योग्य और एक गैर वाद योग्य, इन चीज़ों में बाँटता है। 2 प्रकार से ये अधिकारों को बाँटता है। एक होते हैं जस्टिसिएबल यानी कि वाद योग्य और एक होते हैं गैर वाद योग्य यानी कि नॉन जस्टिसिएबल। तो इनका मतलब क्या है कि भाई जो चीज़ें जस्टिसिएबल होंगी, उनको आप कोर्ट में ले जा सकते हो, लेकिन जो नॉन जस्टिसिएबल है, उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो जस्टिसिएबल हैं, उन्हें कोर्ट में ले जाया जा सकता है, वो एनफोर्सिएबल हैं यानी कि प्रवर्तनीय भी हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और हम इस तरीके से पूरी डिटेल में चीज़ों को बढ़ते हुए आगे चलेंगे। तो वो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो कहता है कि भई व्हाट इज़ द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन जो है वो कहता है टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। बी जो है वो कहता है कि भाई टू हैव एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। तीसरा है टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना। और चौथा है टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। आप लोग भी अपने जवाब जो है वो कमेंट्स में लिखते हुए चलें। अब देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि भाई एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना फंडामेंटल राइट नहीं, डीपीएसपी का उद्देश्य होता है। डीपीएसपी मतलब जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उनका जो है उद्देश्य यानी कि एम जो है वो क्या होता है,
एस्टेब्लिश ए वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, टू हैव एन एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस। भाई अब इंडिपेंडेंस किससे चाहिए? अंग्रेजों से इंडिपेंडेंस मिल चुकी है हमें, हमारे देश में लोकतंत्र है, ठीक है, तो अभी हमें इंडिपेंडेंस की आवश्यकता तो नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। टू प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, क्या सिर्फ आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना हमारे मौलिक अधिकारों का कर्तव्य हो सकता है? तो नहीं, ये भी आंसर आपका नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा? टू स्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यानी कि राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। राजनीतिक लोकतंत्र कैसे स्थापित होता है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित होगा जब आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, जैसे राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू इक्वेलिटी यानी कि समानता का अधिकार। ये सारे अधिकार हमारे स्टेट को, हमारे देश को क्या बनाते हैं? एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाते हैं, यानी कि एक लोकतंत्र बनाते हैं। और ये सारे अधिकार कहाँ दिए गए हैं? ये सारे अधिकार हमें फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों में दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। इसका अदर उद्देश्य भी है, एक अलग उद्देश्य भी है। इसका जो अन्य उद्देश्य है वो कहता है टू स्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज, टू स्टैब्लिश ए गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, यानी कि कानून की सरकार बनाना मनुष्य की नहीं। अर्थात इसका मतलब क्या होगा? कानून की सरकार बनाना मनुष्य की नहीं, इसका मतलब आपकी जो सरकार होगी, आपके जो कानून होंगे वो उनके हिसाब से ही चलेगी। किसी पर्सनल एजेंडा के हिसाब से या किसी व्यक्ति के पर्सनल व्यूज के हिसाब से हमारी सरकार या हमारा देश जो है वो नहीं चलेगा। ये भी हमारे मौलिक अधिकारों का एक एम है, उद्देश्य है। ठीक है? आपके मौलिक अधिकार क्या बताते हैं कि भाई आपकी जो सरकार होगी वो किस प्रकार से काम करेगी? वो कानूनों पे काम करेगी। वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकती है कि भाई किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कोई चीज़ आती है, तो वो उसी को कानून नहीं बना सकता है। ये एक डेमोक्रेसी की निशानी होती है कि भाई सभी की चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रख कर के काम किया जाता है। एक चीज़ और जो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसका? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पोर्टेंट भाग हैं, और जहाँ से ये वर्ड आता है मैग्ना कार्टा, वो इसी चीज़ को दर्शाता है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे अधिकार होते हैं, उनको दर्शाता है। ठीक है? तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई किस तरीके से हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ये उनके एम को दर्शाता है, उद्देश्य को बताता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। ये कहता है कि भाई द फोरमोस्ट राइट अमोंग राइट्स टू फ्रीडम इज, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई जो हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं यानी कि राइट टू फ्रीडम जो है वो कहाँ से कहाँ तक हैं? तो स्वतंत्रता के अधिकार हमारे हैं आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक। और इन अधिकारों में अगर हम ऑप्शंस को देखें कि भाई क्या दिया गया है, तो सबसे पहला ऑप्शन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तीसरा फ्रीडम टू असेंबल यानी कि एकत्र होने की स्वतंत्रता, और चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये राइट्स जो हैं, इनकी हम एक-एक करके सबकी बात करेंगे। पहले हम करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं कि भाई करेक्ट आंसर इसमें क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हम सबको पता है आर्टिकल 21 के अंदर है। आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये हमारे अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्यों हैं? क्योंकि जीवन जीने के अधिकार के बिना अन्य सभी अधिकार हमारे क्या होंगे? निरर्थक हो जाएँगे। उनका कोई उद्देश्य नहीं रहेगा, वो मीनिंगलेस हो जाएँगे। अगर ये नहीं रहा तो सारे अधिकार मीनिंगलेस हो जाएँगे, यानी कि निरर्थक।
इनका कोई भी उद्देश्य नहीं बचेगा, क्योंकि अगर आपके पास जीवन जीने का अधिकार नहीं है तो आप बाकी अधिकारों का क्या करोगे? जार डालोगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन-सा है हमारा? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखना है? एक तो इसमें कौन-कौन से अधिकार बताए गए हैं, यानी किन-किन चीज़ों के बारे में इसमें अधिकार दिए गए हैं, तो उनमें से कुछ आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें से सबसे पहला है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। राइट टू प्राइवेसी यानी आपको अपनी प्राइवेसी का जो है बचाव करने का अधिकार है। दूसरा, राइट टू गो अब्रॉड। राइट टू गो अब्रॉड का मतलब है विदेश जाने का अधिकार। विदेश जाने का अधिकार यानी कि अगर आप लीगल तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अगर आप भारत से बाहर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है। और ये एक केस के द्वारा भी मैं आपको इसके केस भी बताऊंगा कि कौन-कौन से केस आर्टिकल 21 से रिलेटेड हैं। तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाई राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, इसके अलावा राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। हैंडकफिंग समझते हो? यानी कि आप पर हथकड़ी लगाने के विरुद्ध। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध एक आपको अधिकार मिलता है, यानी कि आपके हाथों में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि पकड़ा नहीं जा सकता है आपको, लेकिन हाथों में हथकड़ी जो है वो नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि वो एक ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट होता है, तो वो भी आपके जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध होता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर अधिकार है, वो है राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इस सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एकांत कारावास। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। इस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आपको एक अधिकार मिलता है, जो है एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार। इसका मतलब क्या होगा कि यदि आपको कारावास भी होता है तो उसमें आपको एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा, आपको बाकी कैदियों के ही साथ रखा जाएगा। विशेष परिस्थितियों में देखो चीजें बदल जाती हैं, लेकिन सामान्य परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो वहां पर आपको एकांत कारावास में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है। ये भी बचाव आपको कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। देखो यहाँ से सवाल आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है कि राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल के अंदर है, या राइट टू गो अब्रॉड कौन से आर्टिकल के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल 21 के अंदर है। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की, जो कुछ इंपॉर्टेंट केस हमें देखने को मिलते हैं किसमें, आर्टिकल 21 से रिलेटेड, तो वो केस भी आपको ध्यान रखने हैं। इन केसेस के लिए मैं पहले एक बार इसको हटा देता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड कौन-कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है ए.के. गोपालन केस। देखिए, इंपॉर्टेंट केसेस के लिए मैंने अलग से एक टॉपिक रखा है, तो मैं वहाँ पर डिटेल में सारे केसेस को डिस्कस करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट केसेस हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर हमारे संविधान से संबंधित हैं। तो अभी आप भावुक बिल्कुल भी मत होना कि आपने ये केस क्यों नहीं बता रहे हो, डिटेल में क्यों नहीं बता रहे हो। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, लेकिन उसको मैं एक अलग टॉपिक में एक पूरा टॉपिक है, जिसमें हम सिर्फ़ केसेस की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट केस हमारे संविधान से रिलेटेड है। तो अभी बस मैं आपको केस बता रहा हूँ, जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, ठीक है? तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड केसेस में सबसे पहला है ए.के. गोपालन केस। ये 1950 का केस है। दूसरा अगर मैं केस की बात करूँ तो वो है मेनका गांधी केस। ये 1978 का एक केस है। इसी में अभी हमने बात की थी राइट टू गो अब्रॉड, तो राइट टू गो अब्रॉड जो है वो आया था मेनका गांधी केस से ही। तीसरे अगर मैं केस की बात करूँ तो वो है विशाखा गाइडलाइंस, या विशाखा केस जो हुआ था, जिसमें वर्क प्लेस के ऊपर जो है वो सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड है और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो तैयार की गई थी। तो विशाखा गाइडलाइंस भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक और केस इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो वो है ओल्गा टेलिस केस 1985 के अंदर। इसमें राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि आजीविका का अधिकार जो है वो बताया गया है। एक और केस भी आप इसमें याद रख सकते हो, वो है पुट्टास्वामी केस।
ये रिसेंट केस है 2017 का और इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। राइट टू प्राइवेसी का मतलब निजता का अधिकार जो है, उसकी बात यहाँ पर की गई है। ठीक है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई कौन-कौन से केसेस इससे रिलेटेड है। ठीक है? तो ये भी आप लिख सकते हो। देखिए, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि आपको अपने हाथ से जो है वो नोट्स तैयार करने हैं। आपको डिपेंडेंट रहना ही नहीं है कि पीडीएफ लिख लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद का बाद में हो जाता है। तो आपको उन चीज़ों पे डिपेंडेंट रहना ही नहीं है। आपको अपने नोट्स अभी साथ में चलते हुए तैयार करने हैं। ये मैं आपको ख़ास इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि जो नोट्स होते हैं ना, वो पड़े ही रह जाते हैं, हम उनको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आप अपने हाथ से लिखोगे, चीज़ों को काम करोगे, तो सारी चीज़ें सही होंगी। अन्यथा देखिए, नोट्स की भरमार आपके पास है, किताबें दुनिया भर की होती हैं, तो उनका कोई भी यूज़ नहीं है जब तक हम उसे खुद से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है? अब इनकी भी हम बात कर लेते हैं 1-2 चीज़ों की। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ ऑप्शन सी और डी की। ये जो फ्रीडम टू असेंबल और फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये दोनों ही आर्टिकल 19 के अंदर बताए गए हैं। 19 के अंदर कुछ स्वतंत्रताएँ हमें मिलती हैं, कुछ फ्रीडम्स मिलती हैं, उनमें से 2 फ्रीडम्स ये भी हैं, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू असेंबल। असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, यानी कि आप बिना हथियारों के शांतिपूर्वक कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं। एक जो है हमारे पास, वो है प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि प्रतिरोधक निरोध। प्रतिरोधक निरोध या फिर निवारक कैद भी इसे कहते हैं। इसे एक और शब्द से भी जानते हैं हम, निवारक कैद भी इसे कहते हैं। देखिए, कैद जो है ना, वो 2 टाइप की होती है। अरेस्ट या कैद जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है आपका, जब आप कोई अपराध कर देते हैं। अपराध कर दिया आपने, उसके बाद आपको सज़ा होगी। एक, आपने अभी तक अपराध किया नहीं है। अभी आपने अपराध किया नहीं है, लेकिन सरकार को या पुलिस को लगता है कि निकट भविष्य में आप अपराध कर सकते हैं। यानी कि नियर फ्यूचर के अंदर कोई भी आप जो है वो ऑफेंस कर सकते हैं, अपराध कर सकते हैं। तो उससे बचाव के लिए अगर पुलिस चाहे तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, गिरफ्तारी आपके अपराध करने से पहले की बात हो रही है ये। अभी आप अपराधी बने नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा करके जो है वो जेल में डाल दिया जाए। अगर बात जो होती है वो स्टेट सिक्योरिटी की बात है, यानी कि अगर सरकार की जो हमारी सुरक्षा की बात है, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पब्लिक ऑर्डर की बात है, पब्लिक ऑर्डर से मेरा मतलब है कि भाई आप कानून व्यवस्था को बनाने में या बिगाड़ने का काम कर रहे हो, उसको बनाने में मदद नहीं कर रहे हो, तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। या फिर फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, यानी कि विदेशी मामलों में अगर आप किसी भी प्रकार से दोषी बन सकते हो निकट भविष्य में, अगर सरकार को लगता है या पुलिस को लगता है, तो वो आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये हमारे संविधान के आर्टिकल 22 के अंदर है। ठीक है? तो ये सभी जो है वो हमारे राइट टू फ्रीडम का हिस्सा है, लेकिन हमारे राइट टू फ्रीडम में सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार कौन-सा है? वो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रख के चलनी है और डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ना है। आर्टिकल 19 के जो हैं, वो मैं आपको पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड करा दूँगा कि भई कौन-कौन से स्वतंत्रताएँ हमें दी गई हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की हमने बात की, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, फ्रीडम टू असेंबल, ठीक है? ये फ्रीडम टू असेंबल है, यानी कि एकत्रित होने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मेक यूनियन, यानी कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट इंडिया, यानी कि भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो। उसके अलावा फ्रीडम टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, भारत में कहीं भी जो है आपको निवास करने की स्वतंत्रता है। आप भारत में कहीं भी घर बना सकते हो, रह सकते हो। और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी पेशा भारत के अंदर आप अपना सकते हो, उसकी स्वतंत्रता आपको दी गई है। लेकिन इन सब पर एक प्रतिबंध भी लगाया गया है, यानी कि उचित प्रतिबंध जिसे हम कहते हैं, वो लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि अगर आप इन चीज़ों की मिसयूज़ करते हो कि भई भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता है, तो आप किसी के घर में घुस गए, तो वो आपकी स्वतंत्रता का मिसयूज़ है। तो उस मिसयूज़ से बचने के लिए इसके ऊपर कंस्ट्रक्टिव जो है वो आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि भाई उस प्रतिबंध से आप सही तरीके से इन स्वतंत्रताओं का यूज़ करो। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि भाई एज पर द इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, टैपिंग ऑफ फोन टैपिंग ऑफ फोन इन्फ्रिंज द
फंडामेंटल राइट प्रोवाइडेड इन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार फोन कॉल की जो टैपिंग होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए मौलिक अधिकार का हनन है। तो देखिए, अभी हमने बात की कि आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है और उसके अंदर राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार है। क्या फोन टैप करने से आपकी निजता का हनन नहीं होगा? आपकी निजता का हनन होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि कौन सा आर्टिकल आपको इस चीज का उल्लंघन करने से बचाव करता है, तो वो है आर्टिकल 21, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फोन कॉल की जो टैपिंग है वो निजता के अधिकार का उल्लंघन है। आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्टिकल्स हैं हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 24 जो है हमारा ए ऑप्शन जो है आर्टिकल 24, इसमें किसकी बात की गई है? इसमें चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन की बात की गई है। चाइल्ड लेबर मतलब कि हमारा जो बाल श्रम होता है, बाल श्रम जो है उससे बचाव की बात की गई, उस पे प्रतिबंध लगाया गया है और ये कहा गया है कि भाई बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होंगे उनके लिए किसी भी प्रकार का काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध वहां पर लगाया गया है। दूसरा एक ऑप्शन की हम बात करें, आर्टिकल 25, तो आर्टिकल 25 जो है इसमें किसकी बात की गई है? इसमें धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए, उसका आचरण या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन या प्रोपगेशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को आप मानने के लिए स्वतंत्र हो भारत में। आप भारत में रह करके कोई भी धर्म मान सकते हो। इसको अभी हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई आर्टिकल 25 जो है वो आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल 22 की, तो आर्टिकल 22 की वैसे अभी हमने बात की थी, लेकिन आर्टिकल 22 में हमने सिर्फ अभी किसकी बात की थी? प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की थी। आर्टिकल 22 जो है ये हमें अरेस्ट, आर्टिकल 22 जो है ये हमें अरेस्ट और डिटेंशन से स्वतंत्रता प्रदान करता है, यानी कि आपको गिरफ्तार तथा कैद होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है। कैद यहाँ पर नजरबंदी भी हो सकती है कि भाई आपको नजरबंद करके रख लिया जाए, तो उससे स्वतंत्रता प्रदान करता है। और स्वतंत्रता कैसे प्रदान करता है या क्या-क्या इसमें आपको सुझाव दिए जाते हैं, क्या-क्या आपको अधिकार दिए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहला अधिकार है वो ये कहता है कि भाई आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। जो रीज़न है आपकी गिरफ्तारी का, वो आपको जानने का अधिकार है और आप अपने पसंद के वकील से सलाह भी ले सकते हो। ये दोनों अधिकार आपको दिए गए हैं कि भाई आप अपनी गिरफ्तारी का कारण भी जान सकते हो और आप अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकते हो। दूसरा, 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यानी कि 24 घंटे का समय है, अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अब ये एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी होता है, यानी कि जो आपकी यात्रा का समय है, वो इसमें काउंट नहीं होता है। यात्रा के समय को इसमें काउंट नहीं किया जाता है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ जर्नी। आपको 24 घंटे के अंदर-अंदर यू शुड प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विदिन 24 आवर्स, यानी कि नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में लेके जाना होगा। एक हमने बात की थी प्रिवेंटिव डिटेंशन की। प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि आपको गिरफ्तार तो किया जा सकता है, आपने अपराध अभी नहीं किया है, लेकिन आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उस गिरफ्तारी के बाद आपको मैक्सिमम 3 महीने, 3 मंथ के लिए ही आपको गिरफ्तार रखा जा सकता है। उसके बाद आपको रिहा करना ही होगा। अगर कोई ठोस सबूत पुलिस आपके खिलाफ पेश नहीं कर पाती है, तो आपको 3 महीने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? अगले सवाल की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस, यानी कि कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य करने के लिए रोका जाता है, यानी कि चाइल्ड लेबर को किस तरीके से प्रतिबंधित किया जाता है। तो अभी हमने बात की थी कि भाई आर्टिकल 24 जो है हमारा वो क्या कहता है कि चाइल्ड लेबर पर प्रतिबंध होना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए। तो 14 वर्ष से, यानी कि 14 ईयर्स से कम एज अगर आपकी है, तो आपको किसी भी प्रकार के खतरनाक कार्य में
उपलब्ध होने के लिए या संलिप्त होने के लिए जो है वो मना कर दिया जाता है, या फिर हमारा संविधान ये कहता है कि भाई चाइल्ड लेबर आप नहीं कर सकती। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर को फॉरबिड करने वाला आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 24 है। इसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है, अगर आप वो एक्ट भी ध्यान रखना चाहें तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 में, इसे हिंदी में अगर लिखे तो बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 ये कानून बनाया गया। और इसमें ये कहा गया कि भाई आप 18 ऑक्यूपेशंस यानी कि 18 व्यवसाय और साथ में 65 प्रोसेस यानी कि 65 प्रक्रियाओं में आप रोजगार नहीं करवा सकते अगर आयु 14 वर्ष से कम है। यानी कि 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिनमें उनको व्यवसाय या रोजगार नहीं दिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 24 के तहत चाइल्ड लेबर को जो है वो निषेध करने का काम करती है, और उसके लिए एक एक्ट जो है वो बनाया गया है। 1986 में ये एक्ट आया था, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, विच माइनॉरिटीज आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है किसकी? माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज का मतलब है कि भाई कितने अल्पसंख्यक जो हैं या किस प्रकार के अल्पसंख्यक हमारे अनुच्छेद 30 में बताए गए हैं। अब अनुच्छेद 30 जो है हमारा, वो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि भाई आर्टिकल 29 और 30 जो है वो आपके कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 30 ये कहता है कि भाई जो हमारे अल्पसंख्यक हैं वो कोई भी शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कौन कौन से अल्पसंख्यक हैं? तो यहाँ पर दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है। दो प्रकार के अल्पसंख्यक कौन कौन से हैं? एक तो आपके होते हैं धार्मिक अल्पसंख्यक यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, और एक आपके होते हैं भाषाई अल्पसंख्यक यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो है वो आर्टिकल 30 में बताए गए। अब सरकार ने जो 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज बताई है, यानी कि सरकार ने 6 रिलीजियस यानी कि धार्मिक जो है माइनॉरिटीज के बारे में बताया है। तो ये कौन कौन सी हैं? तो इसके अंदर मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरास्ट्रियंस। जोरास्ट्रियंस कौन होते हैं? पारसी। ठीक है, तो मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी जो हैं ये सरकार के अनुसार 6 धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं, और इनके लिए एक अधिनियम भी सरकार ने बनाया है जो कि है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 यानी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992। ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम बनाया गया, और 1993 के अंदर 1993 में एक कमीशन यानी कि एक आयोग का गठन किया गया जो कि माइनॉरिटीज के लिए एक राष्ट्रीय आयोग था। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसकी स्थापना कब की गई? 1993 के अंदर की गई, 1993 में की गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई अल्पसंख्यकों की बात जो है वो कितने अल्पसंख्यकों की बात की गई है आर्टिकल 30 में? दो अल्पसंख्यकों की या दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात की गई है, दो प्रकार की माइनॉरिटीज की बात की गई है। एक होती है रिलीजियस और एक होती है लिंग्विस्टिक यानी कि धार्मिक और भाषाई। और सरकार ने 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज बताई है, और माइनॉरिटीज कमीशन जो है यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है,
उसकी स्थापना की गई 1993 के अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये कहता है कि भाई विच रिपोर्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। पहली है तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट, दूसरी है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, तीसरी है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट और चौथी है जेबी कृपलानी रिपोर्ट। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी कि भाई ये जो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट है, इसने तो जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, यानी कि वाद योग्य और गैर वाद योग्य, दो प्रकार के अधिकारों की बात की है। ठीक है, तो ये तो मौलिक अधिकारों संबंधित होनी चाहिए। साथ में ये जो रिपोर्ट है, ये जो तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट है, ये 1945 में आई थी और इस रिपोर्ट में किसकी बात की गई है? पॉलिटिकल और सिविल राइट्स की बात की गई, यानी कि हमारे जो राजनीतिक व नागरिक अधिकार हैं उनकी बात इसमें की गई है। और इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, रिलीजियस फ्रीडम, इक्वालिटी, यानी कि जो हमारी प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है, समानता के अधिकार है, ये सभी जो है उनकी बात करता है। कौन सी जो रिपोर्ट है वो बात करती है? तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट जो है वो इन सब की बात करती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी कि भाई ये जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल यानी वाद योग्य और गैर वाद योग्य जो है अधिकारों की बात करती है। और हमें पता है मौलिक अधिकार कैसे अधिकार है? वाद योग्य अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी रिपोर्ट जो है वो है मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, या इसे हम नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट, ये आपने सुना होगा। नेहरू रिपोर्ट कब आई? 1928 के अंदर आई, 1928 के अंदर नेहरू रिपोर्ट आई। और इसमें एक अलग से सेक्शन रखा गया था फंडामेंटल राइट्स के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए। और इसमें टोटल 19 मौलिक अधिकार बताए गए थे जो सभी भारतीय नागरिकों के लिए होने चाहिए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई और इसके अंदर मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूं जेबी कृपलानी रिपोर्ट की, तो ये जो जेबी कृपलानी थे, इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी, सब कमेटी का मतलब क्या होता है? उप समिति, मौलिक अधिकारों की उप समिति की अध्यक्षता की थी। तो जो व्यक्ति मौलिक अधिकारों की समिति या उप समिति की अध्यक्षता कर रहा है, तो भाई उसकी रिपोर्ट तो मौलिक अधिकारों से संबंधित होगी ही ना। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही है कि भाई जो व्यक्ति अब कौन सी उप समिति थी ये? तो ये उप समिति जो थी ये हमारे संविधान सभा की उप समिति थी, यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके अंदर 22 समितियां बनाई गई थी या 22 कमेटीज बनाई गई थी। और उसमें फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी यानी कि मौलिक अधिकार उप समिति की जो अध्यक्षता की वो किसने की? जेबी कृपलानी ने की। तो चौथा जो है वो हमारा आंसर हो जाता है सरकारिया कमीशन रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये जो सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है ये 1988 में आई और इसमें बात की गई है किसकी? सेंटर स्टेट रिलेशन की। सेंटर स्टेट रिलेशन की जो है इसमें बात की गई है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन सुधारने के लिए सरकारिया आयोग रिपोर्ट जो है वो पेश की जाती है। कब पेश की गई? 1988 के अंदर। सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात हम एक अलग चैप्टर में करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम अपना फोकस जो है वो फंडामेंटल राइट्स पे ही रखेंगे ताकि हम उनको डिटेल में समझ पाएँ। तो आई होप कि आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी साथ-साथ में क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, आपको अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है? और चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो कि यस आई कैन, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके माइंड में न्यूरॉन्स बनेंगे कि भाई हाँ, हम कुछ करने के लिए तैयार हैं और अब हम लगातार इन चीज़ों को परफ़ॉर्म करने वाले हैं। आगे आने वाला समय जो है वो हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख कर के हम काम करेंगे, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9th क्वेश्चन और ये देखिए ये अभी सीजीएल 2024 के टियर 2 में ही पूछा गया है। अभी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ 18 जनवरी 2025 को, उसी में ये सवाल पूछा गया और सवाल क्या पूछा गया? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और अब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स।
यानी कि निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो हमारे डीपीएसपी होते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जा रही है, कि क्रियान्वयन के लिए यानी उनको लागू करवाने के लिए संसद मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती या उनको कम नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि कौन सा केस जो है वो इस बात की पुष्टि करता है। अब देखिए, इसका जो आंसर है हमारा वो होगा बी यानी कि गोलकनाथ केस, जो कि हुआ 1967 के अंदर। और ये केस क्या कहता है कि भाई फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये कौन कहता है? ये कहता है गोलकनाथ केस। यानी गोलकनाथ केस के बाद ये फैसला लिया गया था कि भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया कि अगर आपको डीपीएसपी को यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करना है, तो आप मौलिक अधिकारों को कम नहीं कर सकते। यानी मौलिक अधिकारों को ऊपर बताया गया है किससे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका आंसर भी क्या होगा? गोलकनाथ केस होगा 1967 के अंदर। अगर मैं बाकी केसेस की बात करूं, तो ये जो इंदिरा साहनी केस है 1992 का जो ये केस है, ये बात करता है ओबीसी रिजर्वेशन की। यानी किससे रिलेटेड है? ये ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड है। यानी कि जो मंडल कमीशन थी उससे संबंधित ये केस था। ये भी आपको ध्यान रखना है। केशवानंद भारती केस जो है, ये तो ये मान लो कि केसेस के अंदर अगर मैं किसी को मैग्ना कार्टा कह दूं तो वो केशवानंद भारती केस होगा। अब अगेन वही बात कि मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में केसेस को नहीं बताऊंगा, क्योंकि केसेस के लिए हमारे पास एक अलग से चैप्टर है, उसमें हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर केस की जड़ तक जाएंगे, जहां तक वो सवाल पूछ सकता है। एसएससी, रेलवे, जो भी आपकी संस्था है वो आपसे सवाल पूछ सकती है, हम उस जड़ को देख करके आएँगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर आप भावुक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ठीक है? कमेंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इस केस को क्यों नहीं बताया, उस केस को क्यों नहीं बताया। मैं बताऊँगा, लेकिन वो समय आने पे बताऊँगा, ठीक है? अगर केशवानंद भारती केस की बात करें, तो इसमें जो मेन जो इसका क्रक्स है, इस केस का, वो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी कि मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना। कुछ चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना का भाग माना गया है, और उन चीज़ों में जो है संविधान संशोधन करना संभव नहीं होता है। अब ये मूल संरचना क्या होती है, किस प्रकार से संविधान संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? इसके अलावा एक केस और हमारा ये बच गया, मिनर्वा मिल्स केस। ये जो मिनर्वा मिल्स केस है, ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने की बात करता है। यानी कि एक संतुलन की बात करता है कि भाई जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनके बीच में संतुलन होना चाहिए। ये कहीं भी ये नहीं कहता कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो डीपीएसपी से ऊपर होंगे। हमारे जो इस सवाल में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई फंडामेंटल राइट्स कौन से केस के अनुसार डीपीएसपी से ऊपर हैं, यानी कि उससे आगे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। गोलकनाथ केस जो है वो ये कहता है कि मौलिक अधिकार जो है वो डीपीएसपी से आगे होंगे। तो ये हमारे इस केस का या इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर होने वाला। ठीक है? तो आपको ध्यान देकर के चीज़ों को समझना है, ध्यान देकर के चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, ये 2022 के सीजीएल के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैंडेट्स टाइमली रिस्पॉन्स टू सिटीजन रिक्वेस्ट फॉर गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कब आया है, ठीक है? इसका सन पूछा गया, ईयर पूछा गया। मैं भी आपको सूचना के अधिकार के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सूचना के अधिकार अधिनियम में नागरिकों द्वारा सरकारी जानकारी हेतु किए गए अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देने का निर्देश देता है। कौन सा अधिनियम है, यानी कि कब आया ये अधिनियम? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है बी, यानी कि 2005 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जिसे हम कहते हैं, ये 2005 के अंदर आया। और सूचना का अधिकार अधिनियम किसकी स्वतंत्रता है? सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम को रिप्लेस करता है। एक कानून था इससे पहले जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, यानी कि सूचना की स्वतंत्रता
अधिनियम 2002, इसको रिप्लेस करके ये एक्ट आया, इसको रिप्लेस किया, यानी कि इसकी जगह जो है वो ये एक्ट आया, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना, आरटीआई 2005। अगर मैं मौलिक अधिकारों में बात करूं तो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, जो कि किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी बात करता है। इसके अंदर ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो रखा गया है। इसमें आपको एक दो चीजें और भी ध्यान रखनी है। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी इस एक्ट के द्वारा, वो 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर बताना अनिवार्य है। अगर जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई बात है, यानी कि लाइफ या लिबर्टी से संबंधित कोई भी चीज है, तो आपको 48 आवर्स के अंदर वो जानकारी दी जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके ऊपर कार्यवाही की जा सकती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया, 2005 में आया। कौन से एक्ट को इसने रिप्लेस किया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को, यानी कि सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 को इसने रिप्लेस किया। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कौन से आर्टिकल में रखा गया है, तो आर्टिकल 19 के अंदर, जो आर्टिकल 19 का पार्ट 1 का सब क्लोज ए है उसमें रखा गया है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है। 30 दिन के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर लाइफ और लिबर्टी का मामला है तो 48 आवर्स के अंदर, यानी कि 48 घंटों के अंदर आपको जो है वो सूचना देने का जो है वो अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, which article of the Constitution of India affirms the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred in Part 3 of the Constitution? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संविधान के भाग 3 में दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, यानी कि उनको लागू करवाने के लिए उचित प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने के अधिकार की पुष्टि करता है। यानी कि सीधी सी बात ये पूछी गई है कि भाई कौन से एक्ट के द्वारा या कौन से आर्टिकल के द्वारा आप जो है मौलिक अधिकारों के संबंधित सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल भी है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो आर्टिकल 32 जो है हमारा आंसर इसके अंदर होने वाला है। आर्टिकल 32 क्या कहता है, आर्टिकल 32 कहता है कि भाई आप किसी भी प्रकार से अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, वोलेशन होता है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो अपनी अर्जी दे सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके लिए क्या कर सकता है, तो आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट आपको रिट प्रदान करता है, यानी कि कुछ न्यायिक रिट जो है वो जारी की जाती है। और ये रिट जो है 5 रिट है। इसमें से पहली रिट है उसका नाम है हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस का मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को रिहा करना जिसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया हो, यानी कि अनलॉफुली अगर किसी को डिटेन किया गया है, किसी को अरेस्ट किया गया है अनलॉफुली, तो उसको रिलीज करने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट आपको देगा, तो रिट लगाएगा हेबस कॉर्पस। दूसरी अगर मैं रिट की बात करूं, देखिए इन रिट्स के नाम आपको याद रखने हैं और इन रिट्स में क्या क्या इनका भाव है, क्या किस लिए यूज की जाती है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। दूसरी जो रिट है वो है मेंडेमस। मेंडेमस का मतलब होता है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या है कि भाई कोई भी सार्वजनिक अधिकारी जो कर्तव्य अपना नहीं निभा रहा है उसे कोर्ट निर्देश देगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लीगली किसी को ये कहेगा कि भाई आप अपने काम को या ऑफिशियल ड्यूटी को जो है वो पूरा करो, यानी कि किसी ऑफिशियल पब्लिक ऑफिशियल को डायरेक्ट किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे, और किसी भी काम को करने के लिए लीगली उसे बाउंड किया जाता है, यानी कानूनी रूप से उसे बाध्य किया जाता है कि वह अपना काम जो है वो सही तरीके से पूरा करे। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वी कमांड, यानी कि हम आपको आदेश देते हैं, तो उसके लिए ये बात की जाती है। तीसरी जो हमारे पास रिट है वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है, प्रतिषेध का मतलब होता है कि भाई कोई भी निचली अदालत या कोई भी ऐसा न्यायाधिकरण होगा, ट्रिब्यूनल होगा, जो अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, यानी कि अपने ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड करता है, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दायरे में ला सकता है। और उसे कौन से रिट के द्वारा दायरे में लाया जाएगा, उसे प्रोहिबिशन के द्वारा, प्रतिषेध के द्वारा जो है वो दायरे में लाया जा सकता है।
चौथी जो रिट है हमारी वो है सर्शियोरारी, इसे हिंदी में कहते हैं उत्प्रेषण। और सर्शियोरारी का मतलब क्या है कि किसी भी निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को सुप्रीम कोर्ट जो है वो रद्द कर सकता है, या तो वो उसे अपने पास सुरक्षित रख लेगा या फिर वो उसे रद्द कर देगा। टू क्वैश द ऑर्डर ऑफ एनी लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल या एनी अथॉरिटी, जो कि हमारी कोई जुडिशियल अथॉरिटी होगी, अगर उसने कोई भी ऑर्डर दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है, उसे रद्द किया जा सकता है। तो कौन सी रेट उसमें काम में आएगी? तो सर्चोरारी जो है वो रेट उसके अंदर काम में आती। अगर मैं आखिरी रेट की बात करूं तो वो है को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है अधिकार पृच्छा। अधिकार पृच्छा या को वारंटो का मतलब है, इसका अगर शाब्दिक मतलब की मैं बात करूं तो वो होता है बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, यानी कि किस अथॉरिटी से आपने ये पद संभाला है। यानी किसी भी व्यक्ति को कोई सार्वजनिक पद पर अगर जो बैठा हुआ है उसकी अगर हमें वैधता की जांच करनी है तो को वारंटो रेट जो है वो जारी होगी। यानी कि अगर हमें लीगैलिटी देखनी है कि कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि भाई हम एक पब्लिक ऑफिस का हिस्सा है या फिर किसी भी प्रकार से उस पद पर बैठा हुआ है, तो अगर हमें उसकी जो है लीगैलिटी चेक करनी है तो हमें कौन सी रेट जारी करनी होगी? को वारंटो जारी करनी हो। तो ये 5 जो रेट हैं, ये आपको आर्टिकल 32 में प्रदान की गई है। एक और चीज़ आपको आर्टिकल 32 से रिलेटेड याद रखनी है कि इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान का हृदय एवं आत्मा। और ये किसने कहा है? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है ये कहते हैं कि भाई हमारा जो आर्टिकल 32 है, क्योंकि इन्हें पता है कि आर्टिकल 32 से कितनी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। तो आपके अधिकारों के बचाव के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 32, और इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। सीडीएस के अंदर ये 2024 में सवाल पूछा गया था कि भाई किस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। India is called a secular country because citizens have the fundamental rights to। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश जो है वो कहा जाता है क्योंकि नागरिकों को निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। यानी कौन से मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को प्राप्त हैं, जिसके लिए क्या कहा जाता है? भारत को एक सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। तो भाई सेक्युलरिज्म का जो मतलब होता है वो धर्म से संबंधित होता है, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या हो गया कि भाई जो धार्मिक स्वतंत्रता अपनाने वाला जो हमारा आर्टिकल होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन ऑफ वंस चॉइस, यानी कि अपनी पसंद का धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। तो ये हमारे आर्टिकल 25 के अंदर, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने आर्टिकल 25 की बात की थी। आर्टिकल 25 कहता है कि भाई आपके पास किसी भी धर्म को मानने की, अगर मैं लाइन टू लाइन आर्टिकल 25 आपको बताऊं तो वो होता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्यता, आचरण और प्रचार प्रसार। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि आप किसी भी धर्म को भारत में मान सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 25 में दी गई है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि भाई हमारे जो रिलीजन से संबंधित, हमारे जो धर्म से संबंधित मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक हैं। 25 में तो हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और 26 जो है आर्टिकल 26 के अंदर किसकी बात की गई है? रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की, रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की, यानी कि इनका प्रबंधन करने की, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें जो है आर्टिकल 26 से दी गई है। ये भी हमें ध्यान रखना है। आर्टिकल 27 में किसकी बात की गई है कि भाई आर्टिकल 27 के अंदर ये कहा गया है कि भाई जो भी धार्मिक आय होगी हमारी, यानी कि जो भी हमारी रिलीजियस इनकम होती है वो टैक्स फ्री होगी, यानी कि कर मुक्त होगी। ये आर्टिकल 27 हमें कहता है कि भाई हमारी जो रिलीजियस इनकम है वो टैक्स फ्री होती है। ठीक है, आर्टिकल 28 की मैं अगर बात करूं तो ये कहता है कि भाई किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना जो है उसमें उपस्थिति आपके खुद के
डिस्क्रिशन के ऊपर ये जो है वो बताई जाती है, यानी कि आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धार्मिक शिक्षा का हिस्सा बनना चाहते हो, यानी कि रिलीजियस जो भी वर्शिप होती है या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसका हिस्सा अगर आप बनना चाहते हो या नहीं बनना चाहते हो, ये आपके ऊपर या आपके स्वतः संज्ञान पर जो है वो निर्भर करता है। यानी कि आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप किसी भी धार्मिक जो है वो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा बनो, ठीक है? एक और चीज़ आपको इस सेक्युलर वर्ड से रिलेटेड याद रखनी है। ये जो सेक्युलर वर्ड है यानी कि धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्ष जो ये शब्द है, ये हमारे संविधान में 2 बार आया है, ठीक है? हमारे पूरे संविधान में सिर्फ़ 2 बार धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर वर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। एक बार तो हमारी प्रिएम्बल के अंदर, यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें ये शब्द यूज़ किया गया है। दूसरा, ये जो शब्द है ये आर्टिकल 25 में यूज़ किया गया है। बस 2 बार ये पूरे संविधान के अंदर शब्द आता है और संविधान में इसकी कोई विशेष व्याख्या नहीं की गई है कि भई सेक्युलर क्या होगा, लेकिन ये कहा गया है कि सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, यानी कि सरकार जो है वो सेक्युलर होगी और हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। ठीक है? बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, वो कहता है कि भाई व्हिच कमिटी, देखिए इसमें मैंने आपके फंडामेंटल राइट्स के साथ-साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के भी कुछ जो है वो क्वेश्चन डाले हैं ताकि वो भी हम कवर कर पाएँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन वहाँ से भी सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड भी 2-3 सवाल हैं, वो हम अभी तुरंत देख लेते हैं। तो पहला सवाल ये है कि भाई व्हिच कमिटी हैड सजेस्टेड ए पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि किस समिति ने मूल कर्तव्यों के पालन न करने पर दंड या सजा का सुझाव दिया था। यानी कि मूल कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, उनके अगर पालन हम नहीं करेंगे तो उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। इसका प्रावधान करने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की? तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि भाई कौन सी समिति है जिसने मौलिक कर्तव्यों के लिए सुझाव दिया, तो वो है हमारी स्वर्ण सिंह समिति। यही हमारा आंसर भी है। इस स्वर्ण सिंह समिति जो कि बनाई गई थी 1976 के अंदर, और इस समिति में स्वर्ण सिंह के साथ में 11 मेंबर्स और भी थे। ठीक है? इन्होंने ही सुझाव दिया कि भाई अगर कोई मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करे तो उसे दंड भी देना चाहिए, उसे सजा होनी चाहिए। लेकिन हालाँकि ये चीज़ जो है वो मानी नहीं गई, एक्सेप्ट नहीं की गई। इन्होंने और भी कुछ रिकमेंडेशंस की थी। इन्होंने कुछ और भी जो है सुझाव दिए थे। सुझाव क्या-क्या दिए? इन्होंने कहा कि भाई मौलिक कर्तव्यों को अलग अध्याय में शामिल करना चाहिए, जो कि किया गया, यानी कि सेपरेट चैप्टर होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। तो हमें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 4A जो है वो किसकी बात करता है? मौलिक कर्तव्यों की, और इसमें आर्टिकल 51A जो है उसके अंदर मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। ये जो स्वर्ण सिंह कमेटी है इसने 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था। हालाँकि 10 मौलिक कर्तव्य हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये जो है पार्ट 4A बनाया गया, आर्टिकल 51A इसके अंदर जोड़ा गया और इसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। और इन्होंने ये भी कहा था कि भाई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सजा होनी चाहिए, लेकिन वो शामिल नहीं किया गया। अच्छा, एक सुझाव इन्होंने ये भी दिया कि टैक्स जो है, यानी कि जो कर होता है, उसको अनिवार्य कर देना चाहिए कि भाई नागरिकों का कर्तव्य है कि वो टैक्स पे करें। ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट ने ये भी सुझाव जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ 2-3 पॉइंट और भी हैं, जो हमें मौलिक अधिकारों से संबंधित, सॉरी, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ध्यान रखना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से। पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सिर्फ़ इंडियन सिटिज़न पर लागू होती है, यानी कि भारतीय नागरिकों पर ही ये लागू होती है। यह विदेशियों पर लागू नहीं होती। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो विदेशियों के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ नागरिकों के लिए, यानी कि भारतीय सिटिज़न्स के लिए ये जो है वो लागू होती है। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये कि ये नॉन जस्टिसिएबल होती है, यानी कि गैर योग्य। गैर योग्य का मतलब क्या है कि आप इसके उल्लंघन पर कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे फंडामेंटल राइट्स थे वो वाद योग्य थे, जस्टिसिएबल थे, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है, गैर वाद योग्य है। डीपीएसपी की तरह ये भी जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा जो है वो पॉइंट ये है कि अभी वर्तमान में करंटली हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और जो 11वीं 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो कब जोड़ी गई? बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
2002 के द्वारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजंस इज सिमिलर टू आर्टिकल 21 ए। कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो अनुच्छेद 21 ए के समान है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 21 ए क्या है। तो अनुच्छेद 21 ए जो है ये बात करता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये कहता है कि भाई फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए बच्चों के लिए। तो ऐसी कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, ऐसा कौन सा मौलिक कर्तव्य है जो इसके समान है। तो हमारा जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है, कौन सा, हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य जो कि है आर्टिकल 51 ए क्लॉज के अंदर, कि to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 to 14 years। यानी कि अपने बच्चे या फिर जो भी अपना आश्रित है उसकी आयु यदि 6 से 14 वर्ष है या उसके बीच में है तो शिक्षा के अवसर उसे प्रदान किए जाने चाहिए। देखिए आर्टिकल 21 ए जो है इसमें गवर्नमेंट के लिए कहा जाता है कि वो शिक्षा की व्यवस्था करे, लेकिन जो आर्टिकल 51 ए क्लोज के है वो ये कहता है कि भाई ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है, यानी कि अभिभावकों की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाई-लिखाई करने के लिए भेजें, ठीक है? और अभी हमने देखा कि भाई ये जो आर्टिकल है या फिर ये जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। ये है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट and not enforceable by law but are taken into account by the courts while adjudicating any matter। यानी कि मूल कर्तव्य इनमें से क्या है और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, तो हम बात कर ही चुके हैं, एनफोर्सेबल बाय कोर्ट नहीं है, लेकिन किसी मामले का न्याय करते समय न्यायालय इनका ध्यान रखते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार की जो है इनकी छवि है या किस प्रकार के ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कि भाई ये प्रवर्तनीय तो नहीं है लेकिन किस प्रकार के हैं। तो देखिए हमें पता होना चाहिए कि ये स्टैट्यूटरी नेचर के होते हैं, यानी कि वैधानिक प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये कानूनी रूप से निर्धारित तो है, यानी कि लीगली प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन लीगली एनफोर्सिएबल नहीं है, लागू नहीं कर सकते हम। देखिए क्या होता है ना कि कुछ मौलिक कर्तव्य हमारे ऐसे हैं जिनके लिए कानून हम बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन सभी मौलिक कर्तव्यों को कानूनी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि ये क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि ये गैर वाद योग्य हैं और गैर वाद योग्य होने के कारण इन्हें कोर्ट्स में एनफोर्स यानी कि लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये किस प्रकार के नेचर के होते हैं, ये स्टैट्यूटरी नेचर के होते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटरी नहीं है। रेगुलेटरी का मतलब होता है कि भाई किसी पर कंट्रोल करने वाला। नॉन स्टैट्यूटरी तो नहीं होंगे, अगर स्टैट्यूटरी है तो कॉमन भी नहीं है, सामान्य नहीं है, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए। ये सीजीएल 2023 के अंदर सवाल पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट का ये सवाल था कि भाई किस प्रकार के। तो देख रहे हैं आप कि अगर क्वेश्चन के बारे में हमें आइडिया नहीं भी है तो हम थोड़ा बहुत लॉजिक लगा करके या फिर थोड़ा बहुत आइडिया लगा करके आंसर जो है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि वैधानिक होते हैं, इनके लिए कानून बनाए जा सकते हैं। वैधानिक का मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट उसके लिए कोई कानून बना दी, लेकिन ये एनफोर्सिएबल नहीं है, ये प्रवर्तनीय नहीं है, कोर्ट इनको लागू नहीं करवा सकती। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने अभी देखे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी डिटेल्स में बात की है और ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, जो आप लोग ठीक से कवर नहीं कर पाते हो। देखो मैंने ज़्यादा फैक्ट्स इसमें नहीं रखे हैं, है ना। मैं आपको इसमें ये भी बता सकता था कि भाई राइट टू अनटचेबिलिटी यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है, या फिर जो आपके और भी अन्य मौलिक अधिकार हैं वो कौन-कौन से आर्टिकल्स में है, ये सब बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि एग्ज़ाम सेंट्रिक तरीके से हम इन चीज़ों को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ होगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दूँगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो। मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डाल दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए भविष्य आपका है,
आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी। मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरे साथ अपना 100% देना ही होगा, ठीक है? आपको बस रेगुलरिटी बना के रखनी है। आपकी रेगुलरिटी से मुझे भी जो है वो ये बल मिलता है कि भाई मैं आगे अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखूँ, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीज़न होगा, और ये मेरी गारंटी है कि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बस कंटिन्यूटी बनाए रखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी है, लेकिन आपको अपनी कंटिन्यूटी बनानी है, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।